मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो लास्ट क्लास में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे कि आवेश संभव कब होगा, कौन सी स्थिति में आवेश का मान निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, उनके बारे में देखे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स के बारे में कि चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, क्या आवेश का स्थानांतरण किस तरीके से होगा, आवेश किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है। उनको पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में जानना होगा चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। तो देखना, इस प्रकृति में जो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। यहां पर बात करें हम प्रत्येक पदार्थ की, तो प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और परमाणुओं में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में सूक्ष्म कण होते हैं, वो सूक्ष्म कण कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक की बात करें तो उसके नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो इसके नाभिक में तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जिसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे। ये वर्ताकार कक्षाएं हैं, इस तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे इन वर्ताकार कक्षाओं में। तो देखना, प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं, इनपे ऋणावेश होगा। तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, एक धनावेश हो गया और दूसरा ऋणावेश हो गया। तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ध्यान रखना, ये नाभिक होता है वो क्या होती है? धनावेशित होती है, धनावेशित पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, अब ध्यान देना कि किसी भी परमाणु के नाभिक तथा उसके निकटवर्ती कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल होता है? प्रबल आकर्षण बल। आकर्षण बल होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाडला बेटा है और लाडला बेटा होता है, उसको तो ध्यान रखते हैं कि तू कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी हरकतें कर रहा है, तो वो बात है। तो नाभिक के पास में खड़ा है ये इलेक्ट्रॉन है, तो पास में इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पे कौन सा बल लगेगा? प्रबल आकर्षण बल। प्रबल आकर्षण बल निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, जबकि निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन्स पर ये आएगा प्रबल आकर्षण बल। परंतु कुछ ठोस पदार्थों में जो अणु है या परमाणु है वो आपस में अंतराणविक बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। उनके मध्य जो बल पाए जाते हैं वो अंतराणविक प्रबल बल होते हैं। ये ठोस के जो परमाणु है, अणु है, किस तरीके से बंधे हुए हैं, तो इनके मध्य कौन सा बल है? अंतराणविक परमाणविक बल, प्रबल अंतराणविक बल होगा। इस प्रबल अंतराणविक बल के कारण ये एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इन परमाणुओं के नाभिक के समीपवर्ती इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल प्रबल होता है। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, उन पे आकर्षण बल, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, इन पर आकर्षण बल क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, अर्थात कम आकर्षण बल लगता है, इन पर लगता है दुर्बल आकर्षण बल, जिसके कारण इन पर इतनी नजरें नहीं रहती है। दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण इन पर इतना प्रभाव नहीं होता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? ये परमाणु में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। परमाणु में गति करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रहते हैं, एकदम से फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, एक सर्कस देखने के, तो सर्कस में एक जादूगर को खेल दिखा रहा है और उसके चारों तरफ क्या है? भीड़ जमा हुई है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा। तो जो पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं वो आराम से देख रहे हैं क्योंकि उनको आराम से दिखता है, और जो लास्ट वाली पंक्ति में है वो क्या करेगा? कभी इधर होगा, कभी उधर होगा, ऊपर से झांक झांक के देखेगा, उसको साफ नहीं दिखेगा क्योंकि उस पर उसका अट्रैक्शन कम होता है। जबकि पास वाले जो पहली पंक्ति में रहते हैं उन पर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, सारा फोकस उन्हीं पर रहता है। तो सेम चीज इसमें लागू होती है कि नाभिक का जो प्रबल आकर्षण बल है वो निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनों पर तो ज्यादा होता है, प्रबल होता है, लेकिन इन प्रबल अंतराणविक बलों के कारण, इसमें ठोसों में, ठोस पदार्थों में प्रबल अंतराणविक बल होने के कारण जो निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल वो दुर्बल हो जाता है, जिससे ये परमाणु में गति करने के लिए
स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब परमाणु में स्वतंत्र तो हो जाते हैं, निकल जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में परमाणु की सतह से बाहर नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखना। सामान्य अवस्था में परमाणु की सतह से, सामान्य अवस्था में परमाणु की सतह से परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, ये इस तरीके से रहते हैं, मतलब ये स्वतंत्र रहते हैं लेकिन परमाणु के अंदर ही रहते हैं। और सामान्य अवस्था में परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जा सके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। जबकि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है दो बातें कि प्रत्येक परमाणु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक तो होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अतः यह मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन किसकी इकाई होती है? आवेश की न्यूनतम इकाई। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश क्या है? गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी को हम ये बोल सकते हैं कि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है। आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र किसी भी परमाणु में। तो आवेश की गति होगी तो उस आवेश को हम कौन सा आवेश बोल सकते हैं? गतिमान आवेश। तो ये आवेश कौन सा आवेश कहलाएगा? गतिमान आवेश कहलाएगा। और जो गतिमान आवेश होगा तो इसमें क्या करेगी? विद्युत धारा। और विद्युत धारा रहेगी तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो यहां पर दो बातें समझ में आ रही है कि किसी भी परमाणु में एक तो बद्ध प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इन आवेशों की गति के कारण ये गतिमान इलेक्ट्रॉन होंगे। और गतिमान इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उस पदार्थ में किसका प्रवाह होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत का प्रवाह, अर्थात ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ, ठोस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति और बद्ध इलेक्ट्रॉनों के कारण पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं चालक और दूसरे हैं जिसको हम विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं या फिर सुचालक भी बोल सकते हैं। तो चालक पदार्थ कौन से होंगे? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हो। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा चालक पदार्थों की बात करता हूँ। जो चालक पदार्थ होंगे पहले, जिसको हम कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, चालक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? गति करने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र, गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। तो ऐसे पदार्थ हैं वो कहलाते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? ये बात यहां से समझ लेना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, अर्थात आवेश की गति होगी। अब जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वो नाभिक के प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे हुए होंगे। तो क्या प्रत्येक प्रकार के चालकों में आवेश का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है? ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे जो ठोस चालक होते हैं, यहाँ पे बात हो रही है ठोस चालकों की, क्योंकि मैंने आपको ठोस पदार्थ के बारे में बताया था, अंतराणविक बल बताया था ना। जब हम बात करें ठोस चालक की, तो ठोस चालकों में जो विद्युत का प्रवाह है, विद्युत प्रवाह, वो केवल और केवल किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनों, बहुवचन है इसका। तो ठोस चालकों में विद्युत का प्रभाव केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड, द्रवित अवस्था में, और द्रवित अवस्था में चालक पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत अपघटे। आपने 11th क्लास में पढ़ा है विद्युत अपघटों के बारे में केमिस्ट्री में। तो विद्युत अपघटे होते हैं, ये विद्युत अपघटे की बात करें तो विद्युत अपघटों में भी विद्युत का प्रभाव होगा, अर्थात ये चालक होते हैं। और इनमें जो चालन होता है वो किस किस के द्वारा होता है? इनमें जो चालन होगा वो एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है आयन के द्वारा, आयनों के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा होता है? आयनों के साथ साथ देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए और आयन्स भी हो गए। आयन्स में कौन कौन से हैं? एक धनायन आ गए, धनायन और क्या हो गए? ऋणायन। इनके द्वारा विद्युत का चालन होता है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ आयनों के द्वारा भी विद्युत का चालन होता है। तो ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब चालक पदार्थों में कौन कौन से एग्जांपल, जैसे बहुत सारे
लवण होते हैं, नमक का घोल ये भी चालक होता है, चालक पदार्थ होता है। और जैसे कोई भी अम्ल या क्षार होते हैं वो भी चालक होते हैं। और बात करें मानव होता है, व्यक्ति होता है, वो भी चालक होता है। चांदी होता है वो विद्युत का सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक होता है, ध्यान में रखना। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, जबकि ताप या उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? ताप या उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। ठीक है, पारा ताप या उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। इस तरीके से, ठीक है, ये होगी चालक पदार्थों की बात। अब हम बात करेंगे विद्युत रोधी पदार्थों पर, और विद्युत रोधी पदार्थों में क्या क्या आते हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं और कैसे हम इन पे आवेश ला सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसको बताने से पहले मैं आपको चालकों में एक बात और बताना चाहूंगा। अब मान लो ये तो है इन पर अंदरूनी आवेश, मतलब इनके खुद के अंदर के आवेश। ये वाले जो आवेश की बात करिए वो इनका खुद का अपना आवेश है। यदि किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाए, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में हम बाहर से ही आवेश देंगे, हमेशा ध्यान में रखना। क्या किया जाएगा कि किसी भी चालक को बाहर से आवेश देना है, उसके अंदर के आवेश पे चर्चा नहीं करेंगे। तो यदि किसी चालक को बाहर से आवेश दिया जाए, यदि चालक को आवेशित किया जाए, बाहर से आवेशित किया जाए, तो सारा का सारा आवेश कहां पे जाएगा? इसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से वितरित होता है। आवेशित किया जाए तो कंप्लीट आवेश, जितना भी सारा का सारा आवेश होगा ना, कंप्लीट आवेश सतह पर प्रवाहित हो जाता है। कहां पर जाएगा? सतह पर प्रवाहित हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सतह पर आ जाता है। किसमें? चालक में। जबकि किसी कुचालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सतह पर नहीं आता है। ये तो इसका आंतरिक प्रवाह आवेशों के कारण आवेश है, आंतरिक प्रवाह के कारण। लेकिन ये है जब किसी चालक को बाहर से आवेशित दिया जाए तो सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। क्यों आ जाता है, इस बात के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आवेश आता है। अब देखते हैं हम विद्युत रोधी पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। तो विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, अर्थात आवेश का प्रवाह नहीं हो, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटर। आवेश का प्रवाह नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि ये एक चीज ध्यान में रखना कि ये वाला जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस्ड होना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी पे बेस्ड होते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो कंपटीशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा सेशन होगा आपका, तो थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो विद्युत रोधी पदार्थ हैं वे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्वेश्चन है कि अगर इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये भी तो एक पदार्थ है और प्रत्येक प्रकार के पदार्थों में परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही नगण्य संख्या में होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कौन सी संख्या में होते हैं? बहुत कम मात्रा में होते हैं, अर्थात हम नगण्य मान सकते हैं, जो कि नाभिक के आकर्षण द्वारा ही बंधे होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण द्वारा ही बंधे होते हैं। आकर्षण द्वारा क्या रहते हैं? बंध रहते हैं। जबकि चालक की बात करें तो चालक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत अत्यधिक संख्या में होते हैं। इनकी संख्या होती है वो अत्यधिक होती है, जिसके कारण इसमें विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और विद्युत धारा बहती है। तो ये बात आती है इनमें, किसमें? विद्युत रोधी पदार्थों में। अब हम बात करें विद्युत रोधी पदार्थों के एग्जांपल्स, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकता है एबोनाइट, प्लास्टिक, इन पे बात करें एबोनाइट हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के बाद में और भी बहुत सारे हैं, कागज हो गए, स्केल हो गए, ये सारे पदार्थ हैं वो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। कांच भी विद्युत रोधी पदार्थ में ही आता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अभ्रक, शीशा, ये अभ्रक मान लो, शीशा, तो ऐसे पदार्थ हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे पदार्थ हैं, ये विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। पानी भी आता है, ठीक है। अब विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन नगण्य प्रकार के होते हैं, नगण्य होते हैं, इस कारण इनमें विद्युत
का चालन नहीं होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, क्या चालकों में आवेश प्रवाहित हो जाएगा या उत्पन्न हो जाएगा? अब यहां से हमें आवेश उत्पन्न करना है, आवेश उत्पन्न करना है। आवेश उत्पन्न के लिए मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले आप वीडियो में देख सकते हैं, पीछे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि एक तो सूखे बालों में कंघी करें और एक गीले बालों में कंघी करें, तो इस स्थिति में क्या आवेश उत्पन्न होगा, और होगा तो कैसा होगा, किस तरीके से आएगा? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक तो हम सूखे बालों में कंघी करते हैं, प्लास्टिक की कंघी, और एक स्केल या स्केल मान लो कि सूखे बालों में स्केल को रब करते हैं तो क्या आवेश उत्पन्न होगा, और सूखे बालों में धात्विक स्केल, धातु की स्केल जो लोहे की स्केल आती है उसको रब करते हैं तो क्या आवेश उत्पन्न होगा? तो यहां पे क्या लिख रहे हैं कि सूखे बालों में प्लास्टिक की स्केल, प्लास्टिक की स्केल को क्या करना है? रब करना है, प्लास्टिक की स्केल। और एक है सूखे बालों में, सूखे बालों में धात्विक स्केल, धातु की जो लोहे की स्केल है उसको रब करना है, तो क्या इस स्थिति में आवेश उत्पन्न होगा? धात्विक स्केल। अब देखना यहां से, जब हम रब करते हैं सूखे बालों में प्लास्टिक की स्केल, तो प्लास्टिक क्या है? कुचालक पदार्थ है, ध्यान रखना, प्लास्टिक है कुचालक पदार्थ। तो सूखे बालों में जब प्लास्टिक की स्केल को रब करेंगे तो कुचालक पदार्थ की ये जो छड़ है वो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, ये हो जाती है आवेशित, ठीक है। लेकिन जब सूखे बालों में हम धात्विक स्केल को रब करते हैं तो आवेशित नहीं होती है, ये आवेशित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें सूखे बाल व्यक्ति होता है, वो भी क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, और धात्विक स्केल है ये भी क्या है? विद्युत की चालक होती है। अब ध्यान में रखना, जब रब किया जाता है तो चालक पदार्थ को चालक से जोड़ दिया जाए। यदि चालक को चालक से संपर्क में लाते हैं, चालक प्लस में चालक संपर्क में आते हैं तो आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होता है। ध्यान में रखना, क्या होता है? आवेश स्थानांतरित होता है, आवेश स्थानांतरित। ये बात मैंने आपको कहीं ना कहीं पीछे के लेक्चर्स में थोड़ी सी हिंट के तौर पे बताई है कि दो चालकों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, आवेश को नष्ट नहीं कर सकते। याद होगा आवेश संरक्षण का नियम बता रहा था, वहां पे बताई थी। तो आवेश स्थानांतरित हो जाएगा, तो देखो धात्विक क्षण को रब करेंगे तो आवेश तो उत्पन्न हो जाएगा धात्विक क्षण में, लेकिन वो आवेश एक चालक से मनुष्य दूसरे चालक में स्थानांतरित होकर और मनुष्य के द्वारा किसमें चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए वो क्षण है वो आवेशित नहीं हो पाती है। लेकिन जब सूखे बालों में प्लास्टिक की छड़ को या प्लास्टिक की स्केल को रब करते हैं तो दोनों पर घर्षण के कारण आवेश तो उत्पन्न होगा, लेकिन प्लास्टिक की छड़ वो विद्युत रोधी है और विद्युत रोधी पदार्थ से आवेश स्थानांतरित नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक की छड़ पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है, ये आवेशित हो जाएगी और बालों के द्वारा जो हमारा व्यक्ति पर आवेश आएगा वो क्या हो जाता है? पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाता है चालक से, इस तरीके से। और यहां पर स्केल का आवेश व्यक्ति में आ जाता है और व्यक्ति से फिर पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए ये आवेशित नहीं होती, ये रीजन होता है, ठीक है। क्योंकि चालक को चालक से रगड़ने पर आवेश का स्थानांतरित होता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहां पे एक बात बताई मैंने कि जब विद्युत रोधी चालकों को आवेश दिया जाता है, एक चीज यहां पे नोटिस करना कि विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ है, इनको जब आवेश दिया जाता है तो आवेश है वो उसी स्थान पर बना रहता है जहां पर आवेश दिया गया है। तो किसी स्थान पर बना रहेगा? उसी स्थान पर बना रहता है, उसी स्थान पर जहां पर आवेश क्या होता है? दिया जाता है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं आवेश फैलता नहीं है, उसकी सतह पर फैलेगा नहीं। जबकि चालकों की बात करें तो चालकों को आवेश देने पर सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर क्या करता है? फैल जाता है, जो कि इसमें विद्युत रोधी में नहीं होता। तो यहां पर प्लास्टिक की स्केल को जहां से हम रब करते हैं, जहां पर रब किया जाएगा वहीं पर आवेश रहेगा, दूसरी साइड नहीं रहेगा। जिस साइड हम हाथ से पकड़ते हैं ना तो उस साइड आवेश नहीं जाएगा, चाहे आप ट्राई करके देख लेना। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाना, ये विद्युत रोधी पदार्थों में होता है, क्योंकि जहां पर आवेश दिया जाएगा उसी स्थान पर आवेश बना रहता है। तो ये होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। अब विद्युत रोधी पदार्थ में और चालक पदार्थों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं हम।
और कैसे एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। इसके आगे थोड़ा सा वो टॉपिक पे चलते हैं, वहां पे बात करेंगे तो क्या किस तरीके से हम इनके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे बात करते हैं आवेश प्राप्त करने की विधियां। तो देखो, आवेश किसी भी चालक या कुचालक पर हम 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और तीनों विधियों में कौन कौन सी है? सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेश प्राप्त करना, इसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, ये पहली विधि होती है। इसके बाद में दूसरी विधि होती है, वो होती है चालन। चालन द्वारा आवेशन, मतलब एक दूसरे चालकों को संपर्क में लाया जाए तो उसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। पहली घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंड होगी चालन द्वारा आवेशन, और जो तीसरी विधि होगी वो होगी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले हम इन दो के बारे में डिस्कस करते हैं, और प्रेरण है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन क्या होगा? इस विधि में जब दो वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर दोनों में क्या होता है? घर्षण होता है, और घर्षण के कारण दोनों ही वस्तुओं पर समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? घर्षण विधि। इसमें क्या करेंगे? दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, इन दोनों को यहां पर करते हैं, तो इन दोनों में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? घर्षण को। तो घर्षण के कारण दोनों ही वस्तुएं समान परिमाण का आवेश परंतु विपरीत प्रकृति, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने के कारण ये दोनों वस्तुओं में उत्पन्न आवेश घर्षण विद्युतकी के कारण उत्पन्न होता है। तो इस विद्युतकी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युतकी। इस तरीके से घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। जब कांच की छड़ को ऊनी कपड़े या सिल्क से रगड़ा जाए, जब कांच की छड़ को ऊनी कपड़े या सिल्क से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़े या सिल्क से, ये लो प्लस में ऊनी कपड़ा मान लो या सिल्क मान लो, सिल्क का कपड़ा, तो कांच की छड़ हमेशा क्या होती है? धनावेशित होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो ऊनी कपड़ा है उस पे कितना आता है? नेगेटिव चार्ज। हमेशा ध्यान में रखना, ये बात मैंने आपको बताई है कि कांच की छड़ पर हमेशा धनात्मक आवेश आता है, और दूसरी वस्तु पर समान परिमाण का विपरीत आवेश है। अब हम बात करते हैं एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़, रबर या एम्बर में। एबोनाइट की छड़ यहां पे लिख के बताता हूं, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट मान लो, प्लास्टिक मान लो, प्लास्टिक की छड़, या फिर रबर मान लो, रबर के बाद में एम्बर मान लो, ये है आपके पास। तो इनको अगर आप किसी से भी रगड़ोगे, बिल्ली की खाल, जैसे हम फर भी बोलते हैं, समूर भी बोलते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल या कुत्ते की खाल मान लो, जिसको फर बोला जाता है, FUR, फर। इससे अगर रगड़ा जाए तो ये वाली वस्तुएं हैं वो हमेशा क्या होती है? निगेटिवली चार्ज होती है, और ये वाली वस्तुएं क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज, समान परिमाण की। तो ध्यान देना, ये वाले क्वेश्चन यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। कांच की छड़ को छोड़कर बाकी कोई भी छड़ या इनमें कोई भी पदार्थ उनमें नेगेटिव रहेगा, और कांच की छड़ में हमेशा पॉजिटिव, और इसके अलावा विपरीत प्रकृति का आवेश दूसरे वस्तु पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं सेकंड विधि में, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेश किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा? इस विधि में दो वस्तुएं लेते हैं चालक पदार्थ, एक पदार्थ है A, ये भी चालक है, और एक ले लेते हैं B, दोनों ही पदार्थ क्या है? चालक पदार्थ है, ठीक है, ये भी चालक है और ये भी क्या है? चालक। दोनों का आवेश है, इस पर भी कुछ न कुछ आवेश है, प्लस आवेश, और इस पर भी मान लो कुछ न कुछ आवेश है, प्लस आवेश मान लो, इस पर भी प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश, इस पर है Q2 आवेश और इस पर है Q1 आवेश। जब दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, चालन द्वारा संपर्क में लाना होगा, चाहे तो आप वायर के द्वारा जोड़ दो इनको या आपस में टच करा दो। जब इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो आवेश क्या होगा? स्थानांतरित होगा, अधिक आवेश से कम की तरफ होगा। यदि मान लो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो, तो आवेश का स्थानांतरण, तो आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थानांतरित होगा, ज्यादा से कम की ओर स्थानांतरित होता है। तो आवेश कब तक स्थानांतरित होगा? जब तक कि दोनों वस्तुओं का कुल आवेश बराबर बराबर नहीं बढ़ जाए, तब तक स्थानांतरित होता रहेगा। कब तक कि दोनों वस्तुओं का कुल आवेश, जैसे इस पे Q1 और इस पे Q2, तो Q1 प्लस Q2 हो गया कुल आवेश, और ये दोनों पर कितना जाना चाहिए? बराबर बराबर। तो इस पे भी Q1 प्लस Q2 जाएगा, इस पर भी कितना?
Q1 प्लस Q2। आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश बराबर नहीं हो जाए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक वस्तु है मेरे पास A, एग्जांपल के लिए A, इसका आवेश है -9 माइक्रोकूलम, और एक वस्तु है B, इसका है प्लस में 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6 के बताया। देखो माइक्रोकूलम होता है 1 माइक्रोकूलम, मतलब माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलम। एक नैनोकूलम बोले तो 10 की घात -9 कूलम, इस तरीके से, ठीक है। माइक्रो को म्यू से लिखते हैं, तो एक -9 माइक्रोकूलम और उसके +6 माइक्रोकूलम, दोनों को चालन के द्वारा जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के पश्चात इनका कुल आवेश कितना हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। अब कुल आवेश आधा आधा बढ़ने के चक्कर में कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इसका 9 का आधा कर दिया, इसमें -4.5 कर दिया, और 6 का आधा इसमें प्लस में 3 माइक्रोकूलम कर दिया। गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि कुल आवेश करना है। तो -9 + 6 कितने हो गए, -9 + 4 -3 माइक्रोकूलम, तो कुल आवेश कितना है इनका, -3 माइक्रोकूलम। अब ये आधा आधा बटेगा तो इसमें कितने का भाग दे दो, 2 का, तो इस पर A पर कितना आएगा, -1.5 माइक्रोकूलम, और B पर भी कितना आएगा, -1.5 माइक्रोकूलम। ऐसे वितरित होता है। जब तक वितरित होगा तब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो ये विधि है वो कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि कहलाती है, और चालन द्वारा हम आवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि किस तरीके से हम वस्तुओं से चालन के द्वारा करेंगे, देखना कि किस तरीके से आवेश का वितरण किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको 2 से ज्यादा वस्तुएं लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो मेरे पास 4 गोले हैं जिनके अलग अलग आवेश ले लिए मैंने, कितने, एक A, B, C और D, ये 4। इसका आवेश है -1 माइक्रोकूलम, प्लस में 3 माइक्रोकूलम, माइनस में 5 माइक्रोकूलम, और प्लस में 7 माइक्रोकूलम। ये लीजिए 4 आवेश, ठीक है। अब इनमें हमें क्या करना है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। चारों के आवेश हैं, इनको कनेक्ट कराना है। अब कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, कनेक्शन मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले A को C से जोड़ना, फिर B को D से जोड़ना, और फिर C का D से करने के पश्चात फाइनल आवेश कितना होगा, फाइनल आवेश ये पूछा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पहले A को C से जोड़ोगे, फिर B को D से, और फिर C को D से जोड़ने के बाद इन चारों गोलों पे फाइनल आवेश कितना होगा। तो सबसे पहले A को C से जोड़ो, A को C से जोड़ेंगे, देखो A + C करेंगे तो A, B, C और D, इन पे आवेश कितना आएगा। पहले A + C करना है, मतलब A को C से कनेक्ट करोगे तो B और D का आवेश तो कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा वैसा लिख दो। ये लोग प्लस में 3 माइक्रोकूलम और प्लस में 7 माइक्रोकूलम, इन दोनों को ऐड किया तो -1 -5 कितना हो गया, -6, और -6 दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। अब किसको ऐड करना है, B को D से जोड़ना है। तो चलो B को D से संपर्क में लाते हैं, तो ये इससे संपर्क में आएगा, मतलब ये और C पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा वैसा लिख दो। -3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया, 7 और 3 10, आधा आधा बांट दो 5, तो प्लस में 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और प्लस में 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब क्या करना है, अब C को D से संपर्क में लाना है, इसको इससे लाना है, तो इन दो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों का सेम हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम प्लस में 5 माइक्रोकूलम, इन दोनों पे देखो +5 और -3 +2, और +2 आधा आधा बटेगा तो इसमें क्या आएगा, +1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन चारों गोलों के। इन चारों गोलों का जो आवेश आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस पर A पे आएगा -3 माइक्रोकूलम, B पे आएगा +5 माइक्रोकूलम, C पे +1 और B पे भी +1। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका फाइनल अंतिम आवेश निकाल सकते हैं आवेशन के द्वारा, चालन द्वारा, कि चालन विधि से संपर्क में लाके एक दूसरे पर आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। ये विधि बहुत इजी है, दोनों, पहली और दूसरी, घर्षण और ये चालन। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण में टच भी नहीं किया जाएगा, क्या है विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विधि। प्रेरण द्वारा आवेशन जिसको बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको अगर लिखें इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ये इस तरह से इस विधि को सॉल्व इस तरीके से हम देखेंगे। प्रेरण किस तरीके से होगा, तो प्रेरण देखते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस पे बात करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना तो हम घर्षण कराएंगे वस्तुओं को और ना ही हम एक दूसरे से संपर्क में लाएंगे। प्रेरण का मतलब है प्रेरित होना, मतलब मोटिवेट होना, दूसरे को देखकर मोटिवेशन लेना और खुद उस काम को करना, वही बात इसमें होगी। तो इसमें क्या लेते हैं हम, एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक अनावेशित वस्तु लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक अनावेशित चालक गोला है, ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है इस तरीके से, ये कुचालक स्टैंड है। और एक है आवेशित चालक गोला, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये भी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है ताकि इसमें से भी आवेश नहीं जाए। ये है आवेशित चालक गोला और ये है अनावेशित चालक, अनावेशित चालक और ये है आवेशित चालक, ठीक है। इस पर आवेश है वो प्लस आवेश है, इस पे समान रूप से वितरित है इसकी सतह पर और इस पे कोई भी आवेश नहीं। अब इस चालक गोले को इस अनावेशित अचालक गोले के पास में लाते हैं, टच नहीं कर रहे, टच करते ही तो कौन सी विधि हो जाएगी, चालन, चालन द्वारा आवेशन हो जाएगी। और रब करना घर्षण हो जाएगी, लेकिन हमें ना तो टच करना ना ही रब करना है, हमें इसके पास में लाना है। क्या पास में लाते ही इसका आवेश आ जाएगा, आ जाएगा क्या, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? देखो सचिन तेंदुलकर को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा सचिन तेंदुलकर जैसा, वो मेरा मोटिवेशन है सचिन तेंदुलकर और उन्हीं की आइडियल की तरह, वो मेरे आइडियल हैं और उन्हीं की तरह मैं प्ले करूंगा, खेलूंगा। तो क्या आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हो सचिन तेंदुलकर वाली? पहुंच तो जाओगे उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए, लेकिन आपसे पहले हमेशा नाम किसका आएगा, सचिन का ही आएगा, क्योंकि आपसे पहले रिकॉर्ड उसने बनाया, ठीक है। तो हमेशा प्रेरित होकर कोई चलता है, उसकी कंपैरिजन हो सकती है, लेकिन उसका स्थान उस ओरिजिनल से नीचे ही माना जाएगा, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। उससे कंपैरिजन हो सकती है, उसकी तरह कह सकते हैं, हमेशा कम माना जाएगा। तो उसी तरीके से जब ये प्लस क्यू आवेश है, मान लो क्यू आवेश है, ये ए चालक गोले पर रखा हुआ है और बी अनावेशित चालक गोले के पास में लाया जाता है। पास में लाएंगे तो ये चालक पदार्थ है, अनावेशित चालक। अब इसके पास आवेश तो नहीं है, लेकिन इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के पास होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के पास में बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर है, ठीक है। इस बी चालक गोले के अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। अब स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, जैसे इसके पास में धनावेशित चालक गोले को लाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणावेश, वो ऋणावेश इस धनावेश से क्या होंगे, आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर किधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। अब धनावेश इस साइड आते हैं, ऋणावेश इस साइड आ गया तो इसका नाभिक का वो धनावेश तो किधर होगा, वो इस साइड हो जाएगा दूसरे किनारे की तरफ, क्योंकि ऋणावेश तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए और धनावेश इस साइड हो गया। अब क्या करें, अब दोनों ही अलग अलग किनारों पर हो गए तो दोनों पर आवेश प्लस और माइनस है, तो संतुलित होकर फिर से अनावेशित है और हमें तो इसको आवेशित करना है। ये आवेश क्या हो गए, प्रेरित हो गए, ये इलेक्ट्रॉन प्रेरित होकर एक साइड आ गए क्योंकि इससे आकर्षित हो रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हम इसके पास चले जाएं, धनावेश के पास, क्योंकि इससे क्या होंगे, आकर्षित होंगे, लेकिन जा नहीं सकते। मैंने बताया था सामान्य स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तो ये नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या करें, तो इस पर आवेश करने के लिए इसके बाहर वाली सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं। यहां से क्या कर देंगे, इसको अर्थिंग, अर्थिंग को बोलते हैं भूसंपर्कित, और भूसंपर्कित करते ही अब भूमि में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करके चले जाएंगे यहाँ पे और जाके इस धनावेश को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन गए पृथ्वी से और ये इस धनावेश को संतुलित कर देंगे, और संतुलित करने के बाद में जब इस आवेश को हटा लेंगे, यहां से इस गोले को थोड़ा दूर ले लेंगे, तो इसके पास में केवल कौन सा आवेश बचेगा, नेगेटिव। इसके पास नेगेटिव रहेगा और इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो देखो इस पे क्यों आवेश था, जितना आवेश था उस आवेश के बराबर या उससे कम इस पर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो गया। क्या इसको दिया आवेश, टच किया, नहीं किया, प्रेरित हो गया, अपने आप आ गया। तो यही विधि क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है, कि किसी भी वस्तु को बिना टच किए, बिना आवेश दिए उस
पर प्रेरित आवेश प्राप्त करना ही कौन सी विधि है, प्रेरण कहलाती है। तो प्रेरण के द्वारा धनावेश से ऋणावेश क्या हो गया, प्रेरित हो गया। अब ये ऋणावेश प्रेरित हो गया तो इसका मान कितना है, q डैश। क्या इसका मान q होगा, नहीं। ये जो प्रेरित आवेश आता है, प्रेरित आवेश q डैश, वो हमेशा मूल आवेश से कम होता है या इसके बराबर होता है, ये ध्यान में रखना। प्रेरित आवेश होगा वो क्या होगा, मूल आवेश के विपरीत मान के बराबर होगा। अगर मूल आवेश धनात्मक है तो ये ऋणात्मक प्राप्त होगा, लेकिन इसका जो परिमाण होगा वो हमेशा मूल आवेश से कम या मूल आवेश के बराबर ही हो सकता है। तो वो सचिन वाली बात बताई ना कि सचिन का मोटिवेशन लेके हम क्रिकेटर तो बन सकते हैं उसके जैसे, लेकिन नाम हमेशा उसके नीचे ही आएगा क्योंकि पहले काम उसने किया। तो सचिन की बराबरी नहीं ले सकते, ये बराबर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, कम ही आएगा। ज्यादा तो आने का सवाल ही नहीं कि हम सचिन से बड़े हो जाएंगे, कभी सवाल ही नहीं है क्योंकि नाम तो वही आएगा पहले। तो ये यहां से प्रेरण। अब सोचने वाली बात है, क्या प्रेरण द्वारा केवल ऋणावेश को ही प्रेरित किया जा सकता है, क्या धनावेश भी प्रेरित होता है? बिल्कुल, दोनों आवेश प्रेरित किए जा सकते हैं, धनावेश भी और ऋणावेश भी। कैसे? मान लो ये आवेशित अनावेशित चालक होता है, अनावेशित गोला। इस अनावेशित चालक के पास में एक ऋणावेशित छड़ लेके आते हैं। ये एक छड़ है, ये मान लो कौन सी छड़ है, ऋणावेशित। अब इस ऋणावेशित छड़ को इसके पास में लाएंगे तो इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऋणावेश से क्या होंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो भाग गए इस साइड, दूसरी साइड। इधर क्या आ गया, इसकी नाभिक, नाभिक आ गया इधर। अब इसके क्या करते हैं, इसको भूसंपर्कित कर देते हैं दूसरी सतह को, दूसरी सतह को अर्थिंग करेंगे। तो अर्थिंग का जो वोल्टेज होता है, विभव, वो 0 होता है, V0। ठीक है, विभव। अर्थिंग होने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और निकलकर किसमें, पृथ्वी में। इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इसके पास में क्या बचा, अब इसके पास में केवल धनावेश बचा। और इस ऋणावेशी छड़ को हटा लो, अलग कर लो। ये धनावेशी हो गया, और धनावेश का मान क्या है, q डैश, वो इसके बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी होगा। तो इस प्रकार हम प्रेरण विधि द्वारा धनावेश को भी प्रेरित कर सकते हैं और ऋणावेश को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो ये तीन विधियां थी आवेश प्राप्त करने की विधियां, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे और इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।